हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, 20 दिसंबर 2023 को गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि सभी बीएमएस स्टूडेंट्स पर और आयुष स्टूडेंट्स पर जो आपका नेक्स्ट का एग्ज़ाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट लग चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी स्टूडेंट की 20 दिसंबर 2023 तक इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है उसको लाइसेंस मिल चुका है। लेकिन अब जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बैचेज हैं, जिनकी भी अब उस डेट के बाद, क्योंकि वो उसी डेट से सभी पर लागू हो चुका है, तो अब जो भी बच्चे होंगे, जिस भी बैच के होंगे, उनको लाइसेंस लेने के लिए नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो जिस दिन से ये चीज़ अप्लाई हुई है उस दिन से हमारे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, कॉल आए कि सर आपके पास एक नंबर ऑफ ऑडियंस है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो हमारी बात को रखिए। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कुछ अपने पॉइंट्स हैं, वो या तो नेक्स्ट एग्जाम को नए बैचेस से अप्लाई करवाना चाहते हैं, या अगर नेक्स्ट एग्जाम सभी बच्चों के लिए हो भी रहा है पुराने बैचेस पर भी, तो उसमें भी उनकी कुछ कंडीशंस है। वो चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारी ये कंडीशन मानी जाए, क्योंकि जो क्राइटेरिया अभी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से अगर आपको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेंड चलाना है या कोर्ट में कोई PIL आप लोगों को डालनी है, कोर्ट केस लड़ना है अपने रिगार्डिंग अपने हक के लिए, तो कुछ आपके कुछ कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए। क्योंकि आप वेल एजुकेटेड इंसान हो तो आप लोगों को ना आपके पॉइंट्स में कुछ दम होना चाहिए। तो जितनी मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि हाँ, इन पॉइंट्स पर आप अपनी बातें रख सकते हो, तो मैं आप लोगों को वो शेयर कर रहा हूँ। आप अपने किसी सीनियर से या आपके नॉन में जो भी हो, जिसको इस मामले की थोड़ा बहुत नॉलेज हो, उससे भी इस मामले में थोड़ा डिस्कशन कर सकते हो। और हम आप लोगों के लिए एक कॉमन व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं। हम आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल टेलीग्राम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों को ऐड करवाया जाएगा और वहाँ पे आप लोगों को एक रेगुलर अपडेट दी जाएगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये ट्रेंड फॉलो करवाना है और आपको सच में इसको एक मोमेंट बनाना है, इसके रिगार्डिंग अपनी कोई चीज़ करना चाहते हो, अपनी बातें रखना चाहते हो, तो अपने कॉन्टैक्ट में जितने भी बच्चे, जितने भी कॉलेजेस के आपके स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके टचेज हैं, उन सभी को उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करवाना है। और जो आप लोगों को हम लोग एक सीक्वेंस में कुछ चीज़ें बात बताएंगे तो वो फॉलो करनी है। अगर आप लोगों के पास कुछ वैलिड पॉइंट्स है, कुछ आइडियाज़ है, तो वो आप लोग हमें शेयर करना। इस वीडियो को कंप्लीटली देखना। किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता है कि ये मोमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए है या नेक्स्ट को सिर्फ वो लोग हटवाना चाहते हैं जो पढ़ नहीं रहे, ऐसा नहीं है। ये जो बच्चा पढ़ रहा है ना उसके लिए भी है। क्योंकि देखिए, पढ़ने के बाद या हार्ड वर्क से ना सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो एग्जिट टेस्ट तो बहुत लोग निकाल लेंगे, लेकिन कुछ इस चीज़ में भी होता है ना, कहीं ना कहीं कुछ इशूज़ होते हैं, तो हम उनको सॉल्व आउट करवा सकते हैं। ऐसे चीज़ें इंप्लीमेंट होने से बहुत सारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स की बात रखेंगे, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे को एग्जाम नहीं देना, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को देना है ना। और सिस्टम हमारा कुछ पहले से ऐसा चलता आ रहा है, तो जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों के लिए एग्जाम बहुत टफ होने वाला है। अब ऐसे तो उनके साल या डिग्री खराब नहीं हो सकती ना। हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, और जो भी आपके इन पॉइंट्स से अलग आप लोगों को लगता है कि हाँ कुछ एडिशनल चीज़ें आप हम लोगों को बता सकते हो, वो लोग वो आप चीज़ें हमको बताइएगा। अगर आपको कोर्ट में कोई PIL डालनी है तो आप इन पॉइंट्स का सहारा ले सकते हो। अलग से कुछ पॉइंट्स और आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सुनने में आया कि कुछ PIL कोर्ट में इसके रिगार्डिंग गई है। आप लोग अपना नॉर्मल डिजिटल स्टाइल भी कर सकते हो, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, तो ये आपका एक हक है अपनी चीज़ का लिए अपनी बात को रखना। दूसरा, आप कोर्ट में भी जा सकते हो अपने लिए, लेकिन एक सीक्वेंस के तरीके से, है ना। तो चलिए आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, जो नंबर मैंने लिखा हुआ है ये 7015191336। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। आप लोगों को टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। इवन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिलेगी और हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी। क्योंकि ये ज्वाइन करना जरूर। जो आपको मैं PDF का कंटेंट दिखाऊंगा, जो पॉइंट्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अब ये आपको सब कुछ PDF फॉर्म में, पोस्टर फॉर्म में हमारे चैनल में मिल जाएगा। और यही पॉइंट है, हम लोगों के यही क्वेश्चन है आयुष मिनिस्ट्री से, NCISM से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन चीज़ों पर सोचा जाए। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने, जिन बच्चों की हमारे पास क्वेरी आई है, जिन लोगों की हमारे पास कॉल मैसेज आया, उसके बेस पर, उसके बिहाफ पर हम लोगों ने ये फ्रेम किया है। इसके अलावा कोई चीज़ लगता है अगर हम लोगों ने मिस की है तो आप लोग उसको एडिशनल ऐड कर सकते हो, क्योंकि कोई फाइनल वो चीज़ नहीं है कि जो हमने बोलते CPA नहीं यही है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन यह एक हमारी छोटी सी कोशिश है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इस मोमेंट में आपके साथ आना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों की हम हेल्प करना चाहते हैं। अगर हम लोगों से कुछ हो सकता है तो एक हमारे पास जो सोर्स है मीडियम में वो सिर्फ यही है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो के जो पॉइंट्स, हमारे मेन पॉइंट्स और हमारी डिमांड क्या है। देखिए, पहली कंडीशन हमारी ये आती है, और ज़्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि
उनका ये कहना है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी आर नॉट इन्फॉर्म रिगार्डिंग नेक्स्ट सच बिग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी शेयर बिफोर द एडमिशन। ये सच बात है, बहुत सारे बैचेज ऐसे हैं जहां पर एडमिशन से पहले इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई थी। और बच्चों का ये मानना है कि अगर आप लोगों को इतना बड़ा एग्जाम लेना था तो आप लोगों को ये कंडीशन हम लोगों को पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि हम ऑलरेडी एंट्रेंस देकर इसमें एग्जाम में आए हैं ना। चलिए अगला पॉइंट क्या है, वाई इज सेपरेट टेस्ट, हाउ मेनी एग्जाम एंड टेस्ट आर रिक्वायर्ड इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग। एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा, है ना। चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या है, वाई ए सेपरेट टेस्ट, वाई ए सेपरेट टेस्ट, हाउ मेनी एग्जाम टेस्ट आर रिक्वायर्ड इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग। इसका मतलब क्या है, कहना क्या है कि अलग से टेस्ट लेने की जरूरत क्या है, क्योंकि हम लोगों को ग्रेजुएशन करने के बाद आखिर कितने टेस्ट देने पड़ेंगे। ऑलरेडी हम अपने ग्रेजुएशन के दौरान भी तो इतने सारे सब्जेक्टिव एग्जाम्स देते हैं ना। तीसरा पॉइंट क्या है, वी ऑल हैव गिवन नीट एंट्रेंस एग्जाम बिफोर द एडमिशन, देन व्हाई वी नीड टू गिव एंट्रेंस आफ्टर ग्रेजुएटिंग। हम सभी लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने जब बीएमएस में एडमिशन लिया या किसी भी आयुष कोर्स में एडमिशन लिया तो उसमें ऑलरेडी नीट एग्जाम को क्वालिफाई किया है। नीट अपने आप में एक टफ एंट्रेंस एग्जाम है, सभी लोगों ने उसको क्वालिफाई किया है उस एंट्रेंस एग्जाम को, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर एडमिशन हुआ है। इसका मतलब जब हम लोगों ने एंट्रेंस क्लियर करने के बाद बीएमएस में एडमिशन लिया है, उसके बाद हमने थ्योरी क्लासेस के दौरान जब हम लोगों ने थ्रू आउट, चाहे वो प्रोब सिस्टम रहा हो चाहे हमारा ईयर सिस्टम रहा हो, जहाँ पर जैसे भी था हम लोगों ने सब्जेक्टिव एग्जाम पास किया है, तो फिर हम लोगों को अलग से क्यों एंट्रेंस देने की जरूरत है, वो भी सिर्फ एक लाइसेंस के लिए। क्योंकि देखिए इसका मतलब हमारे कोई पुराने सिस्टम में कोई कमी थी, आपसे पहले भी तो लाइसेंस उसी के अकॉर्डिंग मिलता था ना। दूसरी चीज़, जब हम लोगों ने सब्जेक्टिव एग्जाम पास किया है, जो भी हमारा सब्जेक्टिव का सिलेबस जो भी फ्रेम कराया गया है अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जो भी एग्जाम पैटर्न है भाई, उनकी भी तो कुछ वैल्यू रही होगी ना। उसकी वैल्यू क्या रही है फिर, क्या वो प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं थे पहले से, जो आज सिर्फ लाइसेंस एक दूसरे एंट्रेंस के बेस पर मिलेगा। क्योंकि ये आसान नहीं होने वाला सच में। फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ना, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, एक दो साल बाद कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाता है ना। अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कह दी जाएगी कि संस्कृत पढ़ लीजिए फर्स्ट ईयर की, इतना आसान नहीं है बहुत सारे बच्चों के लिए, जो कि खासकर इंग्लिश मीडियम से आए हैं। ये आप लोगों को भी पता है कि फर्स्ट ईयर में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम शुड बी फॉर अपकमिंग न्यू बैचेस एज बिफोर टेकिंग एडमिशन टू दिस फील्ड दे विल बी वेल नोन एंड हैव ऑप्शन टू कम इन और नॉट इन दिस फील्ड एज दिस डिग्री गोइंग टू टेक सो मेनी ईयर्स ऑफ द एस्पिरेंट। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की बात है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि नेक्स्ट एग्जाम जो है ना वो आने वाले अपकमिंग न्यू बैचेस पर लगना चाहिए। क्योंकि एडमिशन से पहले उन सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि हाँ भाई तुम लोगों को इस डिग्री में जाने से पहले भी एंट्रेंस देना है, एडमिशन से पहले भी एंट्रेंस देना है, और थ्रू आउट इस डिग्री में आपको सब्जेक्टिव एग्जाम्स देने हैं। और जैसे ही आपका लास्ट सेशन लास्ट ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको इस डिग्री से निकलने के लिए एक लाइसेंस लेने के लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो वो लोग इस चीज़ से डिसाइड कर सकते हैं इतना आइडिया लगने के बाद कि उनका इस फील्ड में आना सही है या नहीं है। क्योंकि उन लोगों को आप लोग सोच कर देखिए, जिस बच्चे ने, क्योंकि कोई बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साल के अंदर या 12th पास बेस पर गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज कहीं पर भी मतलब मेडिकल कोर्सेज में आते हैं ना, ज़्यादातर बच्चों के 1-2 ड्रॉप लग जाते हैं। तो जो बच्चा लगभग 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप करने के बाद मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, फिर वो 5-5.5 साल कम से कम यहाँ पर लगा रहे हैं, फिर उसका आगे भी तो टाइम लगेगा ना यार, 8-10 साल एक ही डिग्री में लगेंगे बच्चों के। और एक और चीज़, बच्चों की बैक भी लगती है, सप्ली भी आती है, कुछ लोगों की 6-6 महीने 1-1 साल तक की बैक लग जाती है। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग चेकिंग का तरीका है, और कई जगह पर चेकिंग बहुत टफ होती है ना। सब्जेक्टिव एग्जाम पास करना इतना आसान नहीं है, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे उसके बाद भी री लग जाती है बच्चों की। वो बस चेकिंग करने वाले जानते हैं कि चेकिंग कैसे होती है, समझ रहे हो ना इस बात को। तो इतना आसान नहीं है, आप एक डिग्री में 8-10 साल नहीं लगा सकते। बहुत सारे बच्चों को कहना है कि हम 8-10 साल इस फील्ड में लगा रहे, इससे अच्छा तो हम 3-4 साल की ग्रेजुएशन कोई और करते हैं, और आज 50-60-70-80 हज़ार की चाहे 1 लाख की कितने भी सबकी अपनी अलग अलग पोटेंशियल हो सकती है, हम एटलीस्ट जॉब तो करते, काम पर खड़े हो सकते थे। हम एक डिग्री में 8-10 साल लगाएंगे और उसके बाद भी इनकम करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो आपको लग नहीं रही एकदम, एग्जिट टेस्ट क्लियर करने के बेस पर आपको गवर्नमेंट जॉब थोड़ा मिल रही है। ये बच्चों का कहना था, जो पॉइंट हमारे सामने आए थे वही पॉइंट हम आप लोगों को बता रहे हैं, जिससे एक कॉमन पॉइंट सभी लोगों की नज़र में आए और सभी लोगों के दिमाग में आए कि हाँ ये वैलिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है,
पांचों पॉइंट है, वी वांट वन एग्जाम पॉलिसी इन केस यू डिड नॉट रिमूव एग्जिट टेस्ट एज वाई वी नीडेड टू गिव सो मैनी एग्जाम सच एज नेक्स्ट एग्जाम। ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अब क्या है देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग और मेरी नज़र में। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग एग्जिट टेस्ट को या नेक्स्ट टेस्ट को रिमूव नहीं कर रहे हो तो एक काम कीजिए ना, वन एग्जाम पॉलिसी ले आइए। क्योंकि ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग भी बात यही थी कि आप लोगों का नेक्स्ट होगा, और नेक्स्ट में क्या होगा कि जिसकी मेरिट आएगी उसको पीजी की सीट दे दी जाएगी, और जिसकी मेरिट नहीं आएगी उसको क्या करा जाएगा, उसको लाइसेंस दिया जाएगा क्वालिफाइंग बेसिस पर। तो आप एक काम करिए, वन एग्जाम पॉलिसी लाइए। आप बार बार करते हो ना कि वन नेशन वन इलेक्शन, आप सारी चीज़ें वन नेशन वन इलेक्शन टाइप कर रहे हो, है ना। वन नेशन वन राशन कार्ड, आपकी सारी स्कीम ऐसी आ रही है ना, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई सिंपल सी बात है ना, वन नेशन वन एग्जाम पॉलिसी लाइए आप मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर आप ऐसा करते हो तो देखिए बच्चे पर कितना प्रेशर पड़ा है। बच्चा पहले एडमिशन लेने से पहले एंट्रेंस दे के आ रहा है, उसके बाद वो थ्योरी क्लासेस करता है, सब्जेक्ट एग्जाम पास करता है, जो कि इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है उसको पता है रियल में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आप क्या करते हो, लाइसेंस लेने के लिए एग्जिट टेस्ट अलग से लगा रहे हो। फिर एग्जिट टेस्ट क्लियर करने के बाद बच्चे को जो पीजी की सीट्स के लिए अलग से AIA PGET देना पड़ेगा, वो क्लियर कर लिया अलग से। फिर किसी बच्चे को मेडिकल ऑफिसर की तैयारी करनी है, उसको अलग से AMO का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए ना, वन एग्जाम पॉलिसी के तहत आप सिंगल एग्जाम लाइए, ठीक है, पेपर का लेवल कुछ भी रखिए, और उसमें तो मेरिट के अकॉर्डिंग पीजी की सीट दीजिए, क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पर आप लाइसेंस दीजिए। और AMO में जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, वहाँ पर शायद एक इंटरव्यू होता है और कुछ शायद में भी GK वगैरह के भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसके सिलेबस को थोड़ा सा रिडिफाइन कीजिए और AMO को भी इसी में लाइए। कम से कम आप एक चीज़ को जवाब दीजिए, जिस बच्चे के 50% नंबर है, 51% नंबर है, उसको भी क्वालिफाइंग बेस पर लाइसेंस मिल रहा है। कुछ बच्चे तो ऑल ओवर इंडिया में इतने टॉपर होंगे ना, इतने क्वालिटी स्टूडेंट होंगे ना, जिनके हो सकता है 95% नंबर है, 100% नंबर है। तो उस 100% नंबर वाले बच्चे को क्या है, उसको भी तो जस्ट लाइसेंस मिल रहा है ना। तो टॉप मेरिट स्टूडेंट को, जो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप एग्जाम का पेपर का जो लेवल चाहिए कम रखिए ज़्यादा रखिए, वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो। लेकिन वन एग्जाम पॉलिसी के तहत लाइए, जिससे जिन बच्चों की टॉप मेरिट आ रही है उनको एटलीस्ट इतना तो एश्योरेंस हो कि हाँ भाई मेरी टॉप मेरिट लाने के बेस पर मुझे पीजी की सीट मिल रही है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की भी अपॉर्चुनिटी है। बच्चा इतना पढ़ेगा सही, लेकिन उसको फिर उम्मीद तो होगी ना कि चलो कम से कम मैंने BMS कर ली और अब मैं इतना पढ़ के एक टेस्ट दूंगा, शायद मेरी गवर्नमेंट जॉब यहाँ से इस एग्जाम के बेस पर लग जाए। लाइसेंस के लिए उतना पढ़ेगा फिर, क्योंकि पढ़ तो वो अभी भी रहा है, लेकिन यहाँ पे आप सिलेबस भी डिफाइन नहीं कर रहे हो। और 4 साल का सिलेबस एक साथ पढ़ना आसान नहीं है। कहाँ पे तो जस्ट फाइनल ईयर का सिलेबस पढ़ के लाइसेंस मिल रहा था, क्योंकि 3 साल का जो सिलेबस पास किया है वो ऑलरेडी हो चुका है। और कितने भी होशियार बच्चों, ये सच है, अगर किसी चीज़ को हम 6, 7, 8 महीने तक नहीं पढ़ते तो कुछ ना कुछ मेमोरी फेडअप हो जाती है। तो ये वन एग्जाम पॉलिसी के फेवर में बहुत सारे लोग हैं, और सच यही है कि अगर आपको नेक्स्ट लेना भी है तो आप एटलीस्ट पीजी की सीट मेरिट बेस पर इसमें दीजिए, अगर आप AMO को भी नहीं इंक्लूड कर पा रहे किसी भी रीजन से। अदरवाइज आप टॉप मेरिट स्टूडेंट के लिए BMS बेस पर कुछ गवर्नमेंट जॉब्स तो निकालिए ना, कि जो बच्चा 90% 95% कुछ भी ला रहा है मार्क्स, इतने टॉप मार्क्स ला रहा है, टॉप मेरिट ला रहा है, उसकी गवर्नमेंट जॉब की भी अपॉर्चुनिटी है। क्या BMS की डिग्री की वैल्यू कम है? BMS की डिग्री की वैल्यू कम है? ऐसा नहीं है ना यार। BMS की डिग्री की अगर वैल्यू है, वो भी अपना में ग्रेजुएशन है, बहुत अच्छी डिग्री है, तो आप डायरेक्ट इसी बेस पर एक ऐसा एग्जाम लाइए वन एग्जाम पॉलिसी के तहत कि बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगने की भी अपॉर्चुनिटी हो। वो जिस भी बेस पर आपको डिसाइड करते हो, आपसे पहले भी तो हुआ ना, पहले नीट और एम्स अलग अलग होते थे, अब देख लीजिए आप नीट के तहत ही एम्स में सीट दे रहे हो ना, तो ये सोचना चाहिए। दूसरी है, इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, फॉर क्वालिफाइंग द एग्जिट टेस्ट फॉर लाइसेंस 50% मार्क क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नेगेटिव मार्किंग पैटर्न मस्ट बी रिमूव। सुनने में यही आया है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जिट टेस्ट में होने जा रही है, और अगर नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जिट टेस्ट में लगती है तो ये सच्चाई है कि एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला। विद नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होने के साथ बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाइड रहेंगे, क्योंकि 50% मार्क्स लाना मेडिकल सब्जेक्ट्स में आसान नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, और 50% क्वालिफाई क्राइटेरिया हद से ज़्यादा है। अगर आपको जस्ट लाइसेंस देने की बात है तो क्राइटेरिया घटाइए ना, एटलीस्ट 33% पर लाइए, और नेगेटिव मार्किंग हटाइए अगर आपको जस्ट लाइसेंस देने तक की बात है। भाई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और जब आपका फाइनल ईयर होता है, जब आपका ईयर वाइज सिस्टम चल रहा था, अब आपने प्रूफ लगा दिया 1.5 साल का सारे बेसिस पर, तो प्रूफ सिस्टम में तो आप बच्चे को टेस्ट कर रहे हो ना। तो ये सोचने वाली बात है, बच्चों पर कितना लोड पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों पर सच में एक एडिशनल बर्डन पड़ रहा है। और ये बच्चों की बात आप लोगों को समझनी भी चाहिए, क्योंकि सब बच्चों की अलग अलग कंडीशन है। एक बच्चा कितने एग्जाम की टेंशन लेगा, और जब आप मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हो, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, आप लोगों को पता ही होगा जब आपके कोर्सेज चल रहे हैं कि सप्लीज भी आती है, और जब आपकी सप्ली आती दी के एग्जाम लेते हो तो इतना आसान सिलेबस तो है नहीं आपका थ्रू आउट, आपको मॉडर्न भी पढ़नी है, आपको आयुर्वेद भी पढ़नी है, तो ये अपना में एक बहुत टफ चीज़ है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न सिलेबस सैंपल पेपर मस्ट बी मेड क्लियर टू अपकमिंग बैचेस। देखिए सिंपल सी बात है, जो आने वाले बैचेस है उनके लिए आप एग्जाम का पैटर्न, उसका सिलेबस, उसके सैंपल पेपर पहले ही आउट कर दीजिए। अब एटलीस्ट बच्चों को अंदाजा तो लगे कि आएगा क्या, क्या सिलेबस होगा। वो बच्चे एटलीस्ट डिसाइड तो कर सकता है ना, वो बच्चा एटलीस्ट डिसाइड तो कर सकता है कि उसको इस कोर्स में आना है या नहीं आना, क्योंकि उसको पता तो लग जाएगा कि भाई तू यहाँ पर अगर एडमिशन ले रहा है एंट्रेंस बेस्ड, एंट्रेंस देना पड़ेगा पहले एडमिशन से पहले, फिर सब्जेक्टिव पास करने पड़ेंगे और फिर भी बाद में एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं हो तो आपकी डिग्री की कोई खास वैल्यू नहीं है। एक नॉर्मल ग्रेजुएशन का क्या करना है, अगर बीएमएस को एक नॉर्मल ग्रेजुएशन रखना है बाद में जिसका लाइसेंस का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है एग्जिट टेस्ट, तो नॉर्मल बच्चे बीएससी वाले भी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है। दूसरी चीज़ आप क्लियर कीजिए, अगर आप अलग पैटर्न रख रहे हो पीजी का और इसका एएमओ का और एग्जिट का, तो क्या डिफरेंस रहेगा लेवल में, क्योंकि सुनने में तो जितना आया, जितना हम लोगों को लग रहा है, जितना हम लोगों की समझ है कि सिलेबस तो सेम ही रहने वाला है बीएमएस के 4 साल का, उसके बाद फिर क्या डिफरेंस आएगा, लेवल में क्या डिफरेंस आएगा। ये क्लियर तो करा जाएगा ना, सिर्फ एक नोटिस निकाल दिया अब बाकी आगे कोई मैसेज कन्वे नहीं किया, बच्चों में इतना कन्फ्यूजन छोड़ दिया। ये इतना आसान नहीं है उन बच्चों के लिए जो थर्ड ईयर पास कर चुके हैं, अब जो फाइनल ईयर के एग्जाम दे चुके हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर अपने आप में एक नोटिस करने वाली बात है, ऑल ओवर इंडिया सारे बीएमएस के जो बैचेज है अभी पुराने बैचेज इक्वल नहीं चल रहे। कुछ यूनिवर्सिटीज 6 महीने, कुछ शायद 8 महीने, और इवन शायद कुछ यूनिवर्सिटीज 1 साल आगे पीछे चल रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थर्ड ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थर्ड ईयर के एग्जाम नहीं हुए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, उनकी इंटर्नशिप 6 महीने की जा चुकी है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हुए। तो सिस्टम बहुत आगे पीछे है अभी। ये सब लोगों पर एक साथ अप्लाई करना इतना आसान टास्क नहीं है। और आखिर ये कैसे एक ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, जिन बच्चों ने जस्ट 1 साल पहले, अभी 20 तारीख से पहले, 20 दिसंबर 2023 से पहले अगर उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी, वो बिना एग्जिट टेस्ट दिए लाइसेंस ले चुके हैं। और अब बच्चा कितना भी पढ़ने वाला हो उसको एग्जिट देना ही पड़ेगा। ठीक है, निकलती तो देखिए एग्जिट टेस्ट भी निकलेगा पढ़ने वाले से। मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी क्लियर कर सकता है 6 महीने 1 साल की मेहनत से, लेकिन आखिर क्यों, वो 4.5 साल भी तो बच्चा मेहनत कर रहे हैं ना, और आप एग्जिट टेस्ट ले रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, तो फिर बच्चों को पीजी की सीट दीजिए, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी तो दीजिए, लाइए ना टॉप मेरिट पर कि 80-90% मेरिट टच करने पर इतनी हम लोग सीट दे रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को। ओवरऑल तो गवर्नमेंट के एग्जाम के बेसिस पर कोई सीट निकलती नहीं है इतनी। तो ये थोड़ा सा ना दूसरी पॉइंट से भी सोचना चाहिए। और ये सारे बच्चों के सवाल है, मेरा कोई अपना खुद का सवाल नहीं था, ये सब बच्चों ने मुझको जो सेंड किए थे, मैंने उन्हीं को एक वीडियो फॉर्म में फ्रेम किया है और एक मीडियम बनाओ, क्योंकि हो सकता है किसी को एक सब लोगों के लिए एक चीज़ क्लियर करनी थी कि एक सहारा बनना था। अब देखिए 8वां पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम इज गोइंग टू बी द एडिशनल बर्डन टू मैनी ओल्ड स्टूडेंट एज मैनी ऑफ देम हैव ड्रॉप 2-3 ईयर बिफोर टेकिंग एडमिशन एंड आफ्टर गेटिंग एडमिशन। ये वो पॉइंट है जो मैं शायद आप लोगों को ऊपर भी बता चुका हूँ, क्योंकि देखिए जो अभी करंट के बीएमएस बैचेस के स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी कम से कम ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2 से 3 साल ड्रॉप कर आए हैं, उसके बाद 4.5 साल की उनकी थ्योरी क्लासेज है और 1 साल की रोटेटरी इंटर्नशिप है, तो 5.5 साल तो ये हो चुके आपके। 2 से 3 साल आप वो जोड़ लीजिए, और किसी बच्चे की अगर 6 महीने 1 साल की बैक लगी किसी भी रीजन से, चाहे वो हार्ट चेकिंग के कारण लगी हो, चाहे उस बच्चे की हेल्थ खराब होने के कारण लगी हो, या किसी कारण से वो बच्चा नहीं पढ़ पाया उस सेशन में, तो एक डिग्री अपना में कितनी लंबी बैठ चुकी है, कितना टाइम लग चुका है एक डिग्री में, और उसके बाद भी बच्चे को ये करने के बाद भी अलग से एग्जिट टेस्ट क्लियर करना है, तो ये उतना आसान नहीं है यार। एक कितना प्रेशर एक बच्चे पर डाला जाएगा एक डिग्री के लिए, थोड़ा ये सोचने वाली चीज़ है, जिसके लिए आप लोगों को कहीं ना कुछ तो रिलैक्सेशन देनी चाहिए। पहली बात तो पुराने बैचेस पर से एग्जिट टेस्ट हटना चाहिए, अपकमिंग बैचेस पर लगाना चाहिए, कम से कम उन बच्चों के पास ऑप्शन तो होगा ना। आप लोगों को ये चीज़ सच में अप्लाई करनी है तो एटलीस्ट एक हेल्थी डिस्कशन करना चाहिए सभी लोगों से, बच्चों की भी तो राय लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, कोई भी चीज़ फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं करी जा सकती। जिन बच्चों को टेस्ट देना उनकी भी तो राय लीजिए, उनके भी तो पॉइंट सुनिए कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कोई सर्वे नहीं करवाया, किसी लोगों से कोई कन्वे नहीं करी गई बात है, एटलीस्ट उनके तो पॉइंट सुनिए। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन बच्चों को अपनी बात रखने का तो मौका दीजिए कि कौन बच्चा किस लेवल की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लिटरली ये आप लोगों को दूर से आसान लग रहा होगा कुछ बच्चों को, लेकिन हमारे पास इतने कॉल मैसेज आ रहे हैं ना, तो हमें समझ में आ रहा है कि बच्चों की कितनी प्रॉब्लम है। हमें भी एक बार शुरू में इतना नहीं लगता कि चलो ठीक था कि हो जाएगा आराम से, लेकिन जब पुराने बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी तो री अटकी पड़ी है अभी तक, क्या कर सकते हैं फिर उस केस में। चलिए आप लोगों को देखने की ज़रूरत है इस मामले में, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम सच बता रहे हैं हम लोग, जितना हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि उतने आसान नहीं होते। यूनिवर्सिटीज़ की चेकिंग बहुत हार्ड होती है,
बच्चे 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं और 50 55 60 नंबर मुश्किल से आते हैं। ये कोई 12th लेवल के एग्जाम की चेकिंग नहीं होती कि 12th में 80-90% बोर्ड के जैसे आ रहे थे ऐसे ही इनमें आ रहे। मेडिकल कोर्सेज में ऑलरेडी नहीं इतने नंबर आते इतना पढ़ने के बाद भी। और सिलेबस लिटरली बीएमएस वालों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो आयुर्वेद भी पढ़ते हैं, मॉडर्न भी पढ़ते हैं। बेचारों को पढ़ना तो सब कुछ ही पढ़ता है। और अभी जो लोग इस गलत फहमी में है कि हाँ ठीक है एग्जैक्ट टेस्ट लग चुका है तो हम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देंगे, करने का तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, लेकिन वैलिड पॉइंट तो यह कि अचानक से चीज़ की जरूरत, और वो भी बीएमएस के एडिशन से पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो शायद उतनी मेहनत नहीं कर रहे थे या नहीं करना चाहते थे। क्योंकि देखिए दोनों एक डिफरेंट चीज़ होती है, ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर करना और सब्जेक्टिव पेपर क्लियर करना। आप लोगों ने सभी ने नीट दिया है, आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका नीट का स्कोर क्या था, तो आपसे बेटर कौन जानते हैं। आप एक चीज़ का अंदाजा लगाइए, नीट के कितना सिलेबस था नीट का। 11th-12th की बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी में कुल 38 चैप्टर है, 360 नंबर की बायोलॉजी आती है आपकी टोटल नीट में। कितने बच्चों ने पॉइंट ऑफ स्कोर किया था? उतना आसान नहीं होता ना। जबकि आप लोगों ने 11th-12th में 2 साल वहाँ पे पढ़ी अपनी ये बायोलॉजी, फिर आपने किसी न किसी की आईएलएन आकाश किया, किसी भी इंस्टीट्यूट की कोचिंग ज्वाइन की होगी, 1-2 साल का ड्रॉप, तो 4-5 साल के सिलेबस पढ़ के तो आप लोग समझ सकते हो ना आपके कितने स्कोर आया था। वो आप लोगों को अपनी पोटेंशियल का पता है। ये मुझे कोई इस चीज़ के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की, क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें बोलने से नहीं होती, उसके रियलिटी पर जाना पड़ता है। वहाँ पर जस्ट जितने 38 चैप्टर आपके 11th-12th की बायोलॉजी में था जो आपने 4-5 साल पढ़ा, यहाँ पर आपके एक सब्जेक्ट में इतने चैप्टर है। समझ रहे हो बर्डन? उतना भी आसान नहीं जितना कुछ लोग सोच रहे हो। और सच्चाई ये है ना, कुछ बैचेस को जब एडिशन से टाइम से पहले नहीं बताया गया था तो उन पे ये चीज़ इंप्लीमेंट करना अपने आप में बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि बच्चों का पॉइंट सुनना चाहिए। सबकी प्रॉब्लम अपनी अलग अलग है, और कोई भी नया कानून आता है, कोई भी नई चीज़ आती है, वो फ्यूचर में अप्लाई होती है। एकदम ऐसे कैसे पुराने बच्चों पर अप्लाई कर दी जाएगी? और हमारे पुराने सिस्टम ऐसा क्या कमी थी? उसकी कुछ तो वैल्यू होगी ना। इतना तो खत्म हमारा सिस्टम नहीं रहा होगा पुराना कि ऐसे ही बच्चों को लाइसेंस दे दिए गए होंगे। अभी भी तो यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम हो रहे हैं ना। आप पैटर्न को थोड़ा सा रिडिफाइन किया है ना आपने ऑलरेडी। एनसीआईएसएम के बाद आपने 2021 से पैटर्न चेंज किया है ना। जिस बच्चे की 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में री आ रही है प्रो सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसकी ऑलरेडी 6 महीने की बैक लग रही है। अब आप सोचिए, नए सिस्टम हमारा ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है नए बैचेस पर। जिस बच्चे की 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में री आ रही है उसकी 6 महीने ऑलरेडी बैक लग रही है, और अगर तीनों प्रो में 2 बार उसकी 2 से ज़्यादा री आ चुकी तो वो बच्चा ऑलरेडी 1 साल पीछे जा चुका है। ऐसा नहीं कर सकते यार। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नोवा पॉइंट जो कहता है द सेम ड्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट। सच्चाई है कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए भी ये ड्राफ्ट आया था, लेकिन अब इसको डिफर कर दिया गया फर्दर नोटिस के तहत, जहां पर शायद एम्स उनका मॉक टेस्ट भी लेने वाला था, लेकिन वो भी शायद कैंसिल हो चुका है, पोस्टपोन्ड हो चुका है, जहां पर शायद रजिस्ट्रेशन फीस भी ली गई थी और वो भी रिटर्न कर दी गई है। तो जब एमबीबीएस वालों के लिए ये चीज़ पोस्टपोन हो सकती है फर्दर नोटिस तक, तो आयुष कोर्सेज के लिए स्पेशली बीएमएस वालों के लिए क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप लोग एमबीबीएस पर अप्लाई कीजिए, वहाँ पर एक बार सिस्टम को देखिए कितना सही चल रहा है, उसके बाद चलो बीएमएस पर लाइए। और अगर आपको एक साथ भी अप्लाई करना है तो जब उनका शायद 2028 में हो रहा है, तो अपने जो बीएमएस के और आयुष के कोर्सेज है उन पर भी तो आने वाले बैचेस में कीजिए ना अप्लाई। और दूसरी चीज़, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50% से घटा के 33% पर लाइए, नेगेटिव मार्किंग हटाइए, कुछ तो ईजी कीजिए ना बच्चों के लिए। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी जितना किया जा रहा है कि बच्चों पर एक तरीके से एकदम इंप्लीमेंट कर दी गई है फोर्सफुली जैसे भी, और बच्चों की राय नहीं ली गई। आज उस बच्चे के लिए सोचिए ना आप लोग, 2025 में आप एग्जाम ले रहे हो, जिस बच्चे के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिस बच्चे की फाइनल ईयर की डिग्री हो चुकी है, अगर वो भी इस क्राइटेरिया के तहत भाई आ रहा है किसी भी रीजन से, या जिस बच्चे ने 3 साल कंप्लीट कर लिए, अब वो फाइनल ईयर में जाकर फाइनल ईयर के सब्जेक्टिव पढ़ेगा, क्योंकि उसको सब्जेक्टिव भी निकालने हैं। वो किसी भी कीमत पर अपना सब्जेक्टिव के साथ साथ फर्स्ट ईयर का सिलेबस नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसको फाइनल ईयर के सब्जेक्ट पढ़ने, और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट अपने आप में टफ सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट तो शायद है ही नहीं कोई भी। तो वो बच्चा पहले सब्जेक्टिव निकालने के लिए फाइनल ईयर पढ़ेगा, फिर उसका सब्जेक्टिव जैसे क्लियर होगा, उसकी इंटर्न स्टार्ट होगी, फिर वो नेक्स्ट की तैयारी में लगेगा। एकदम इतना आसान नहीं है 3-4 साल का सिलेबस एक साथ कवर अप करना, वो भी पीजी लेवल के, क्योंकि एंट्रेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली पीजी लेवल के लिए और ऑब्जेक्टिव लेवल की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सब्जेक्टिव में फिर भी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आसान होती है। यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि चलिए पीवाईक्यूज देख लिए तो उससे क्या होगा कि चलो कुछ क्वेश्चंस का अंदाजा लगा, है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे, क्वेश्चन थे, उनको कवर अप कर ले। तो एवरेज स्टूडेंट भी एक बार को कवर करता है थोड़ी मेहनत करके। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में जब आप लाइसेंस के लिए एंट्रेंस अलग से लगा रहे हो, बच्चों को फिर सारी चीज़ें बहुत डीपली पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ पे जस्ट एक फाइनल ईयर के सिलेबस की बात नहीं है, फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा, और ये लिटरली कोई आसान टास्क नहीं है। और चलिए बच्चा उस लेवल की मेहनत कर भी रहा है, तो फिर क्या उस बच्चे को आप पीजी की सीट दे रहे हो?
एटलीस्ट इसमें AIA-PGT का जो आपका टेस्ट है उसको हटाइए और मेरिट बेस पर पीजी की सीट देना स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट जो बच्चा 90% 95% नंबर ला रहा है उसको भी तो सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि एक टाइम वो नेक्स्ट का देगा, उसके बाद फिर वो पीजी का देगा। अगर आपने 2 महीने का भी गैप रखा है सिस्टम के अकॉर्डिंग, जितना भी गैप आएगा तो उस पर एडिशनल बर्डन है ना, पहले वो सब्जेक्टिव क्लियर कर रहा है, फिर वो नेक्स्ट क्लियर कर रहा है, फिर आप उसके बाद पीजी का क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगला पॉइंट है आपका, देखिए आप सभी स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये सिंपल सा पॉइंट है कि आप एक डेमोक्रेटिक नेशन में रह रहे हो, आप लोकतांत्रिक देश में हो, तो आप अपनी बात एक लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हो, है ना। इसमें आपको कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्राइक कीजिए, चाहे वो डिजिटली कीजिए, चाहे आप जिस भी तरीके से स्ट्राइक करना चाहते हो, एक इस तरीके से कीजिएगा कि आप वेल एजुकेटेड लोग हो, आप अपनी बात रख सकते हो सरकार से, कहीं भी किसी भी मैटर को ज़्यादा तरीके से भड़काने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हो तो आपको पढ़े लिखे लोगों की तरह ही अपनी बात रखने का हक है ना। अगर आपको लगता है आपकी यूनियन नहीं बनी, पहली बात तो सिंपल सी बात है, आपको सभी को यूनियन बनानी चाहिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशन का मतलब उनको बहुत अच्छे से पता होगा ये जो भी कानून आते हैं देश के लिए आते हैं और देश के लोगों के लिए आते हैं, तो देश के लोगों को भी तो उसमें सेटिस्फाई होना जरूरी है। और देश के लोग इस केस में स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट है, वो भी आयुष स्टूडेंट है, अगर वही सेटिस्फाई नहीं है, उन लोगों को ये चीज़ सही नहीं लग रही किसी भी रीजन से, तो उनकी बात मानना सरकार का भी अपने आप में फर्ज है। आप इसके बाद कोर्ट केस कर सकते हो, PIL डाल सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में फिल कर सकते हो, जिसके बेस पर शायद, जितनी मुझे उम्मीद है, शायद इस पर स्टे लग सकता है। हाँ, नेक्स्ट लाइए आप आने वाले बेसिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट उन बच्चों को पता तो होगा ना यार कि हाँ आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें आपको एडिशन से पहले भी नेक्स्ट ये एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ रहा है, फिर सब्जेक्टिव देने पड़ रहे हैं, और उसके बाद लाइसेंस लेने के लिए भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उन बैचेस के लिए, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट्स का क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आप लोगों को सोचनी चाहिए। आपके पास जो भी पॉइंट्स है इसके अलावा जो भी है, आप हमें वीडियो फॉर्म में या टेक्स्ट मैसेज में, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको शेयर किया है, टेलीग्राम हम जो आप लोगों को दे रहे हैं ना, उन सब पर आप वो चीज़ें शेयर कर सकते हो। हम आप लोगों की चीज़ों को, बातों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों की एक आवाज़ बन पाएंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन की लिंक टेलीग्राम की और व्हाट्सएप की मैं इस कैप्शन में डाल रहा हूँ वीडियो के, उसको जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा चैनल, और आपके टच में जितने भी आयुष कोर्सेज के स्टूडेंट है, जिस भी कॉलेज के हैं, उन सबको ज्वाइन करवाइए, सभी को समझाइए, क्योंकि एटलीस्ट एक एक बच्चे को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे जिनको इसके रूल के बारे में अभी तक पता ही नहीं चला है, अभी तक बहुत लोगों ने गैजेट पढ़ा ही नहीं है। फिर जब ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी, है ना, आप लोग एक बार दे चुके होंगे एग्जाम, फिर कुछ नहीं होगा। जो हो सकता है वो अभी हो सकता है। इलेक्शन का मौका है, गवर्नमेंट को आप इस टाइम तक समझा सकते हो, क्योंकि इस बार उनको ओबियसली वोट है और आपके पास भी एक आपकी खुद की वोट पावर है। तो यही मौके होते हैं गलत चीज़ को रोकने के लिए। अगर आज आप अपने राइट के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर कब लड़ोगे? सीरियस बात यही है कि इट इज़ द टाइम फॉर फाइट फॉर योर राइट, सो फाइट टुडे फॉर ए बेटर टुमारो। इस चीज़ में अब आप कुछ भी डिले नहीं कर सकते हो। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, मैंने आपको ये व्हाट्सएप नंबर बताया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ग्रुप की व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसकी ज्वाइनिंग लिंक, टेलीग्राम की ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको शेयर करना है, ये पॉइंट्स अच्छे से समझना है, क्योंकि ये अगर आप लोग कोई भी चीज़ करो, आप मीडिया इशू भी बना रहे हो, मीडिया से भी बात कर रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके पॉइंट्स क्या है, क्योंकि आपका साथ दूसरे लोग भी जब भी देंगे जब आपकी बातों में दम होगा। ऐसा ना हो कि आप लोग स्ट्राइक तो कर रहे हो लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आपको नेक्स्ट एग्जाम को, एग्जिट टेस्ट को पोस्टपोन क्यों करवाना है, क्यों स्टे लगवाना है अभी। तो आप लोगों के पास सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके पास पॉइंट्स है वो इंक्लूड कीजिएगा। उसके बाद जो भी बच्चा डिजिटल स्ट्राइक की सोचा है, ट्वीट्स वगैरह की सोचा है, उसके लिए मैं कुछ हैशटैग आपको बता रहा हूँ। ये हैशटैग कॉमन हैशटैग है, इनको आप कीजिएगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है, वो सुनेगी। कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या होता है ना, जो सत्ता की पार्टी होती है वो आवाज़ नहीं सुनती, तो उस टाइम अपोजिशन पार्टी काम आती है। राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर है तो उनको टैग करिएगा। ये अच्छे कुछ यूट्यूबर है और कुछ पत्रकार है जो आपकी बात को सुन सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, अजीत अंजुम, रवि SNDTV, शुभंकर मिश्रा, और इसके बाद आपके ये एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आयुष मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, है ना, NCISM ऑफ इंडिया, धर्मेंद्र प्रधान आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। इन सबको आप लोगों, जितने से ज़्यादा आप लोगों को आप टैग कर सकते हो, न्यूज़ चैनल्स को, आज तक, जी न्यूज़, अमित शाह, है ना, सुशांत मिश्रा,
सुधा सिन्हा, जितने भी लोग आपके टच में हो, जिस भी तरीके के लोग हो, है ना, आप लोग बेटर जानते हो, उनको टैग कीजिएगा जो आपकी आवाज़ को सुन सकते हो, आपकी बात रख सकते हो। ट्रेंड आपको एक कॉमन टाइम पर चलाना है, वो हम आप लोगों को बता देंगे कि किस टाइम पर आपको ट्वीट करना चाहिए, किस टाइम पर आपको पोस्ट करनी चाहिए। उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। हम हो सकते हैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की चैट को ऑफ रखें, जिससे ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ना लॉस हो। हम उस चीज़ के लिए उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे, कुछ एडमिन की प्राइवेसी लगाएंगे, लेकिन आप लोगों को हमारी बात को फॉलो करना है। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझने हैं। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद भी पॉइंट्स नहीं समझ पा रहा तो वो आपका फर्ज है कि आप उसको पॉइंट समझाए। आपको कुछ एडिशनल पॉइंट लगता है कि सर आपने कुछ पॉइंट्स मिस किए, हमारे अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स ये भी ऐड कर सकते हो, तो हम उस पॉइंट को भी ऐड करने के लिए तैयार है। आगे भी कोई वीडियो लाएंगे। हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, है ना, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे इंस्टाग्राम हो, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। हम आपके साथ खड़े हैं और इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए। सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म पर मेरे दोस्तों की और मेरे पास कुछ अच्छी खासी ऑडियंस है नीट एस्पिरेंट की और बीएमएस स्टूडेंट की। हम अपनी तरफ से आप लोगों के लिए ट्राई करेंगे, आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा, अपनी यूनियन बनानी पड़ेगी। अगर आप लोग अपने आप में बैठ गए कि इस बैच के लिए हटवाना है, इस बैच पर लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 13 मिनट से काम नहीं चलेगा। हटना है तो सभी बैचेस पर स्टे लगवाना पड़ेगा, जितने अभी तक ओल्ड बैचेस हैं। अगर आप सोचोगे कि नहीं बस मेरा एक बैच बच जाए बाकी बैचेस पर लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे सभी का फील्ड है, और जो चीज़ गलत आपके साथ है वो दूसरे बैच के साथ भी गलत है। बहुत बच्चे उस लेवल के लिए तैयार नहीं थे। आपको ये चीज़ समझनी होगी। कुछ चीज़ें शायद मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, आप लोग बेटर समझ सकते हो उस चीज़ के बारे में कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। इतना आसान नहीं है कई बच्चों के लिए ये चीज़ें होना, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बहुत अंतर होता है, और आप सभी लोगों को अपनी पोटेंशियल का पता है ना। और फाइनल ईयर में जाने के बाद फर्स्ट ईयर का सिलेबस रिमाइंड करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो बीएमएस बेस के बाद अपनी प्रैक्टिस करना चाहते थे या कुछ अदर काम करना चाहते थे, वो पीजी लेवल का पढ़ने की सोच ही नहीं रहे थे, लेकिन अब उनको उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जितना सीरियसली शायद उनको फर्स्ट ईयर से पढ़ना चाहते हैं, शायद हो सकता है उन लोगों ने उस लेवल का नहीं पढ़ा। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है बच्चे बच्चे की। तो जब कोई नया कानून आया है वो पुराने बेसिस पर इस तरीके से एकदम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इस चीज़ को समझना होगा और आपको समझाना होगा, लेकिन एक यूनियन के साथ। ठीक है ना दोस्तों, मेरी तरफ से आज के इस वीडियो में इतना ही है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि एक एक बच्चे को ये बात समझ में आनी जरूरी है। गैजेट को पढ़िए, हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा। देखिए ये नेक्स्ट का एग्जाम, सच बताऊँ आपको, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसका रिजल्ट आने वाले सालों में दिखेगा, लेकिन जो चीज़ें, मेरा अपना कहने का मतलब ये है कि इसको पुराने बेसिस पर मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो बच्चे उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। आने वाले बेसिस पर लगाइए, क्योंकि वो जो भी बच्चा इस फील्ड में आएगा एडमिशन लेगा, उसको इस चीज़ का पहले से अंदाजा होगा, उसको पता होगा। दूसरी चीज़, जब हम ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें दूसरा पॉइंट भी दूसरे बच्चों का सोचना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, सिस्टम और बेटर होगा, बहुत क्वालिटी डॉक्टर आएंगे, लेकिन क्वालिटी डॉक्टर तो आज तक भी आ रहे थे ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और एक और चीज़ है, अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम को किसी भी रीजन से आपकी ऐसी सिचुएशन बननी है कि आप इसको नहीं रोक पा रहे, तो एटलीस्ट बच्चों को रिलैक्सेशन तो दीजिए पुराने बैचेस को। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया घटाइए, 33% तक लाइए 50% की जगह, नेगेटिव मार्किंग हटाइए, कुछ तो रिलैक्सेशन उन बच्चों को दीजिए यार। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी कि आप सारी चीज़ें एकदम उन पुराने बैचेस पर अप्लाई कर दीजिए। सोचिए आप एक बार 18-19 के बैच के बच्चों की हाल, 20 के बच्चों की, जो 19-20 के बच्चे हैं, जो 20-21 के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं है अभी, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग ऑलमोस्ट अपने 3-3 साल पास कर चुके हैं, 4-4 साल पास कर चुके हैं ना, लास्ट फेज में चल रहे हैं वो अपनी डिग्री के, और आप अचानक से कह देते हो कि नेक्स्ट दीजिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो शायद आप लोगों ने फील करोगे कि आप लोगों के साथ भी ऐसी कुछ बातें बीत रही होंगी। अब कुछ चीज़ें हो सकता है जो हम वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, आप लोग गिवन नंबर पर कॉल मैसेज कर व्हाट्सएप कर हम लोगों से डिस्कशन कर सकते हो। हम आप सभी लोगों के साथ खड़े हैं। अगर आप लोग कोर्ट केस में भी कर सकते हो, कोर्ट में भी जाना चाहते हो, तो एक यूनियन के साथ अपनी PIL डालिए, अलग अलग जगह से आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। आपका ये लोकतांत्रिक अधिकार है, अपनी बात को आप इस देश में रख सकते हो। ठीक है ना, अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं लड़ेंगे तो ये आपको इसका रिजल्ट हो सकता है बाद में देखना पड़ जाए, क्योंकि आप इस टाइम अगर ऐसा सोचो कि मैं निकाल लूंगा बाकी से मुझे क्या लेना, नहीं, ये सबके लिए है। और देखिए डूबता वही है जो तैरता है, और इसके कारण आपकी डिग्री डिले करवाने का मतलब ही नहीं रहा यार। ऑलरेडी उन बच्चों की तो सोच के देखो जिनके 2-3 ड्रॉप करने के बाद तो उन्होंने BMS में एडमिशन लिया था नीट देने के बाद, फिर BMS कोर्सेज में भी वो टाइम दे रहे, तो यार एक बच्चा 10-10 साल इस डिग्री में 8-8 साल कैसे लगाएगा?
ऐसा तो है नहीं कि बिना ड्रॉप करते ही बीएमएस में एडमिशन हो जाता है, 12th पास करके बीएमएस में एडमिशन हो जाता है, नहीं होता ना। ज़्यादातर बच्चे तो ड्रॉप करते हैं ना, तैयारी करते हैं ना एग्जाम की। तो सोचिए ये बात भी। और आजकल के बच्चे शायद उसको अभी लग नहीं रहा होगा, जो बच्चा अभी 12th में हो गया, जो बच्चा अभी नीट की तैयारी कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि मेरे तो बीएमएस में एडमिशन नहीं हुआ तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। ये बात सच है, चलो तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उन लोगों का क्या है जिनके ऑलरेडी इतने साल लग चुके हैं। ये बात सोचने की है, क्योंकि लाइफ में सिर्फ एक एग्जाम ही नहीं है जिंदगी भर, लाइफ अलग भी सेट करनी है। और सबसे बड़ा जो एक डिमेरिट यही है, आपको पीजी सीट भी यहाँ पर नहीं मिल रही, और आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लग रही 80-90% नंबर लाने के बाद भी, उसके बाद भी आपको अपनी प्राइवेट सेक्टर में अपने खुद को सेटअप करना है, और डिग्री के बाद आपको हॉस्पिटल चलाना है। आप लोग जानते हो कितना टफ टास्क है खुद का क्लिनिक स्टार्ट करना, और मार्केट में आपको कितनी जॉब मिलेगी वो आप अच्छे से जानते हो कि कितने सरकार ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को दी है, आपके सीनियर्स को दी है। तो ये बातें आप लोग मेरे से बेटर जानते हो। इस चीज़ पर और डिस्कशन करा जा सकता है, और पॉइंट्स लाए जा सकते हैं, एडिशनल चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, लेकिन एक वेल एजुकेटेड पर्सन के तौर पर आप लोगों को इन चीज़ों को, अपनी बातों को सामने रखना है। कोई भी तू मैं नहीं करनी है। ऐसी चीज़ें तरीके से स्ट्राइक मत करना कि लगे कि सामने वाले बिना सोचे समझे स्ट्राइक करे। अगर आपको जो भी करना है, जो भी एक्शन लेना है, एक सोच समझकर एक वैलिड पॉइंट के साथ लेना। आज की इस वीडियो में जो मेरी ट्राई थी वो यही ट्राई थी कि आप लोगों को कुछ वैलिड पॉइंट बताए जाए, जितना मेरी सोच समझ के अकॉर्डिंग मैं समझ पाया हूँ। ये पॉइंट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनको आप लोग रख सकते हो। मैं आपको एक बार दोबारा से कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले। आप लोगों से इस वीडियो को एंड करने से पहले ये रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ, इन गिवन नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, और अपने जितने भी टच में आपके बीएमएस कॉलेजेस के आयुष कोर्सेज के स्टूडेंट हैं उनको टैग कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हैशटैग सेम रखिएगा, नो नेक्स्ट एग्जाम फॉर आयुष। यही हैशटैग आप सभी लोगों को होना चाहिए। अगर आप अलग अलग हैशटैग के साथ ट्वीट करते हो तो कोई मतलब नहीं रहता, ट्रेंड में नहीं आओगे, और आपको एक बार ट्रेंड करवाना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपको जहां पर भी स्ट्राइक करनी है, आप एक लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। ये पॉइंट्स का ध्यान रख लीजिएगा। हैशटैग है नो नेक्स्ट एग्जाम फॉर आयुष। ये पॉइंट एक बार दोबारा से देख लीजिए। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जल्दी से सारे पॉइंट दिखा रहा हूँ एक बार। जितने टोटल हम लोगों ने 10 पॉइंट पर वीडियो बनाई है आज। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, हो सकता है वीडियो में कुछ कमी रही हो, लेकिन ये वीडियो मैंने अपनी एक नॉलेज के अकॉर्डिंग बनाया, जितना मैं समझ पाया था। ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है उस चीज़ को आप सुधार सकते हो, उस चीज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक ट्राई करी अपनी तरफ से आप लोगों के लिए एक आवाज़ बनने के लिए, आप लोगों के लिए एक ऐसा सोर्स मीडियम बनने के लिए जो सभी को यूनियन में ला सके, एक यूनाइटेड वे में आपकी बात रखवा सके, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चैनल प्रोवाइड करा सके जहां पर आप सभी लोग एक यूनियन के साथ अपनी बात रख सकते हो। क्योंकि स्ट्राइक में आप लोगों के साथ बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन सभी को अपने पॉइंट्स पता तो होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को, जितना मैं जानता हूँ, कई बच्चे ऐसे भी है जो स्ट्राइक तो करना चाहते हैं, नेक्स्ट हटवाना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि किस रीजन से नेक्स्ट हटना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे सच में ऐसे भी है जो शायद पढ़ना ही नहीं चाह रहे, है ना। तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि हम लोगों को अपनी बात एक अच्छे तरीके से रखनी है, और सामने वालों को भी तो लगना चाहिए ना कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, ये सारे पॉइंट्स थे, ये हैशटैग थे। मैं ये बात फिर कह रहा हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले कि एग्जाम हर एक बच्चा क्लियर कर सकता है ना। हार्डवर्क एक ऐसी चीज़ होती है, आपके लिए कुछ भी पॉसिबल करवा सकती है। तो ये गलतफहमी मत पालिएगा कि मैं इस मोमेंट में किसी का साथ नहीं दूंगा, साथ नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो एग्जाम क्लियर कर लूंगी या कर लूंगा। नहीं, आपको साथ देना है अभी के लिए। एग्जाम तो क्लियर करेंगे जब एग्जाम होना है, सभी बच्चे करेंगे जब उनको लाइसेंस लेना, लेकिन जो चीज़ वैलिड नहीं है, जो चीज़ सही नहीं है अभी के लिए, उस पर स्टे लगवाया जा सकता है, और स्टे लगवाना चाहिए। कुछ पॉइंट्स ये थे, कुछ पॉइंट्स आप लोगों के खुद के दिमाग में होंगे। ठीक है ना दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने ज़्यादातर स्टूडेंट, जो भी आपके बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, और आपके जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट आपके टच में, उनको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।